व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारी बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन, जिसमें मैंने आप लोग को रिवीजन करने के लिए दिए थे 3 चैप्टर्स, जो कि थे हमारे पास सबसे पहले प्लानिंग, दूसरा था ऑर्गेनाइजिंग और तीसरा था हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने तीनों ही चैप्टर्स कल बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करे होंगे, प्रिपेयर करे होंगे। अब हम उनके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और आज आप लोग को एफर्ट लगा के मैनेजमेंट के पांचों ही फंक्शंस, दैट इज पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। खूब मेहनत करनी है उन पे, ताकि हम उसके भी कुछ क्वेश्चंस भी कर पाएं और चीजें आगे बढ़ा पाएं। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करे हुए शुरू करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं 3 चैप्टर्स में से, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं बेटा जी हम लोग सबसे पहले सवाल के साथ। देखो सबसे पहला सवाल है, एक्सप्लेन द स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड बाय अ मैनेजर बिफोर इवैल्यूएटिंग ऑल द पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन इन द प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में इवैल्यूएशन ऑफ ऑल द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन से पहले कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं? तो हम बोलेंगे भैया प्लानिंग प्रोसेस होता है एस डाइज इफ, S dies if, setting objective, developing premises, identifying alternative courses of action, evaluating alternative courses of action। तो इससे पहले के बताने हैं, evaluating alternative courses of action से पहले के 3 पॉइंट, तो S D I 3 पॉइंट्स लिख देंगे, setting objectives, developing premises and identifying all the alternative courses of action। ठीक है, इसके बाद है बच्चों, सर क्या मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा? हाँ जी, पूरा डिटेल में तीनों को ही आप एक्सप्लेन भी कर दोगे। इनके मैं अभी आपको आंसर्स भी दिखाऊंगा लास्ट में, तो आप वो भी स्क्रीनशॉट ले पाओगे, स्ट्रेस फ्री रहना। ठीक है, अगला सवाल क्या आता है, एक्सप्लेन हाउ प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। तो इसको हम डिफाइन कर देंगे पूरा कि प्लानिंग में जब हम सब कुछ पहले से प्री एज्यूम कर लेते हैं, सबको सारी चीजें पहले से वेल डिफाइन बता देते हैं कि किसको क्या काम करना है, तो ना कोई ओवरलैपिंग होती, ना कोई वेस्टफुल एक्टिविटीज होती, हम लोग का जितना भी टारगेट है वो इफेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंटली पूरा हो जाता है। दूसरा, इस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। तो इसमें हम डिफाइन करते हैं कि प्लानिंग में हम लोग फ्यूचर के लिए पहले से ही टारगेट सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं और वो गोल्स ही बेस बनते हैं कंट्रोलिंग के लिए, तो स्टैंडर्ड सेट हो गए। तीसरा होता है फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। तो इसमें हम बोलेंगे कि प्लानिंग में हम लोग बहुत सारे जितने भी ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उनको अच्छे से इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट करने के बाद जो हमें बेस्ट लगता है, फिर हम वहाँ पे डिसीजन मेकिंग करते हैं कि भैया कौन सा हमारे लिए सबसे बढ़िया है, उसको हम चूज करते हैं। तो प्लानिंग में हम डिसीजन मेकिंग भी लेते हैं। ये बेसिकली हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर देंगे अच्छे तरीके से। तो ये थे बच्चों हमारे पास शुरू के 2 क्वेश्चंस, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी लास्ट में मैं आंसर्स भी दिखाऊंगा, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी पहले क्वेश्चन समझ लो और इनके आंसर्स भी मैं आपको समझाता चल रहा हूं। ठीक है, चलो सर अगला सवाल क्या आता है हमारे पास? सर क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों, हमेशा केस स्टडीज में बच्चों पहले क्वेश्चन पढ़ा करो फिर केस पढ़ा करो, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है या कौन से टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो मुझे बहुत क्लियर हो गया कि कोई ना कोई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मुझे इसके अंदर ढूंढना है। दूसरा, एनिमरेट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स व्हिच हैव बीन फॉलोड बाय राहुल दैट आर रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शन। कोई इसके अंदर आपको फंक्शन मिलेगा, उसके प्रोसेस में वो जहां तक इसमें यहां बात हुई है उसके अगले 2 स्टेप्स क्या होंगे ये पूछ रहा है। ठीक है, चलो पहले देख लेते हैं। राहुल डिसाइडेड टू स्टार्ट अ डेजर्ट कूलर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ही सेट्स द टारगेट ऑफ अर्निंग 20% प्रॉफिट ऑन सेल। लो जी, उसने 20% प्रॉफिट ऑन सेल का टारगेट रख लिया, ये उसका ऑब्जेक्टिव हो गया। दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ प्लान्स। तो यहाँ पे हो तो रहा है प्लानिंग। ठीक है, he was very much concerned about the future prospects of the business which were uncertain। future बोल रहा है uncertain है। for this, इस पर्पस के लिए उसने क्या करा, he gathered all the information from the potential market and analyzed that the demand for वॉल माउंटेड कूलर्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। उसने मार्केट इंफॉर्मेशन गैदर करी और वो एक डिसीजन पे पहुंचा कि भैया डिमांड किस चीज की बढ़ रही है, वॉल माउंटेड कूलर्स की। ठीक है, ही यूज दिस इंफॉर्मेशन एज द बेस फॉर फ्यूचर प्लानिंग। उस बेसिस पे उसने फ्यूचर प्लानिंग करी, यानी डेवलपिंग प्रीमिसेस। डेवलपिंग प्रीमिसेस। तो देखो बच्चों, अब मुझे ये तो क्लियर हो गया कि फंक्शन जो है वो तो प्लानिंग है,
है ना, जिस फंक्शन की बात हो रही है वो प्लानिंग है, और प्लानिंग में सेटिंग ऑब्जेक्टिव भी हो गया, डेवलपिंग प्रीमिसेस भी हो गया है। अब आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द गैदर्ड इंफॉर्मेशन ही कॉल्ड अ मीटिंग, उसने एक मीटिंग बुलाई, इन द फॉलोइंग वीक, आने वाले हफ्ते में, टू फाइंड न्यू मेथड्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। अब वो क्या करने वाले हैं, नए मेथड्स ढूंढने वाले हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। तो यहां पे हमें देखने को क्या मिल रहा है, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। तो देखो बच्चों, ये अगले हफ्ते उसने मीटिंग बुलाई है, यानी कि नेक्स्ट वीक में वो मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो कौन कौन से स्टेप्स हमें दिख रहे हैं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव दिख गया, डेवलपिंग प्रीमिसेस दिख गया, अगले हफ्ते वो करने वाले हैं। तो यहां से क्या होगा आने वाले टाइम में, आइडेंटिफाई होंगे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, इवैल्यूएट होंगे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, उसके बाद क्या होता है, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, फिर इंप्लीमेंटिंग द प्लान, फिर फॉलो अप एक्शन। जितने पूछे उतने लिख सकते हो आप एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे तो 2 ही पूछ रहा था, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। डन सर। अगला सवाल क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, अगला सवाल है, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड। देखो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन इस तरीके से आ ही सकता है कि पहचानो कौन सा फंक्शन है अबव एंड गिव एनी ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एक उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, ठीक है। ऑल्सो ब्रीफली डिस्कस एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ द फंक्शन, उस फंक्शंस की लिमिटेशंस भी बता दो, ठीक है जी। तो फंक्शन पूछ लिया, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया, लिमिटेशन पूछ लिया। आगे क्या है, सुहासिनी, a home science graduate from a reputed college, has recently done a cookery course, ठीक है। She wished to start her own venture with a goal to provide healthy food at reasonable price। ये देखो उसका ये गोल्स हैं, ये उसके टारगेट्स हैं, ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो हो तो रहा है प्लानिंग, तो फंक्शन में तो हम लिख देंगे भैया प्लानिंग की बात हो रही है। पूरा आंसर प्रॉपर्ली लिखेंगे, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव इज प्लानिंग। आगे क्या दिया हुआ है, She discussed her idea with her teacher who encouraged her, टीचर ने काफी एनकरेज करा, उसके मेंटोर ने उसको काफी एनकरेज करा। आफ्टर एनालाइजिंग वेरियस ऑप्शंस, उसने एनालाइज करे, दे शॉर्टलिस्टेड द ऑप्शंस टू सेल रेडीमेड एंड रेडी टू मेक वेजिटेबल शेक्स एंड सत्तू मिल्क शेक्स, सत्तू याद आ गया मुझे यहाँ पे भी। देन they both weighed the pros and cons of both the shortlisted options, फिर उन्होंने pros और cons चेक करे। तो कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग। उसके बाद कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो प्लानिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत सारे हैं सर, कॉन्टिन्यूस है, परवेसिव है ना। उसके बाद प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, तो आपको कोई भी एक बताना है। उसके बाद क्या है, उसके कोई भी 3 लिमिटेशंस बता दो, तो कोई भी 3 लिमिटेशंस, प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस, मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, क्रिएट्स रिजिडिटी, बहुत सारे हैं। कोई भी आपको बताने हैं यहाँ पे 3 फंक्शंस, 3 लिमिटेशंस, ठीक है बच्चों। चले आगे, चलो सर ये भी समझ में आ गया। अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोजेक्ट मैनेजर आइडेंटिफाई द लिमिटेशंस कॉमनली एसोसिएटेड विद द प्लानिंग फेस, आइडेंटिफाई 6 लिमिटेशंस। देखते हैं, अ प्रोजेक्ट मैनेजर वर्किंग ऑन अ हाई प्रोफाइल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट विच इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्टिंग अ state of art sports stadium with multiple facilities, ठीक है। As he starts the planning phase, he realized that there are several potential limitations associated with planning. Planning के साथ बहुत सारे limitations हो सकते हैं। आपको बोल रहा है कोई भी 6 limitations जो planning के साथ जुड़े हैं वो बताओ। तो 6 limitations में आपको सारे के सारे याद होने चाहिए बच्चों। देखो अगर 6 नंबर में limitations आ गया, बनता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब प्लानिंग की लिमिटेशंस वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग से सवाल ही 3 बनते हैं, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का प्रोसेस और टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको देखो, प्रोसेस पे मैंने आपको पीछे क्वेश्चन कराया, लिमिटेशंस पे पीछे भी कराया, ये फिर आ गया, टाइप्स ऑफ प्लान्स पे मैं आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपका प्लानिंग में मेन क्वेश्चंस यही बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे फोकस करो। 6 लिमिटेशंस लिख दे बच्चों, लिख देना यार पूरे का पूरे, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई स्टेट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, पहचानो डिफाइन करो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कंपनी ने अडॉप्ट किया है, ठीक है। स्ट्रक्चर पूछ ले तो दिमाग में आना चाहिए कि सर ऑर्गेनाइजिंग से सवाल आ गया, सही है। उसके बाद 2 बेनिफिट्स बताने, 2 लिमिटेशंस बताने हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के। चलो देख लेते हैं, डिलीजेंट डेवलपर्स, website design company in Bangalore is a startup initiative of Mr. Maniraj
which aims at achieving a profit margin of 10%. टारगेट है भैया 10% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं अपने फर्स्ट ईयर में. Mr. Maniraj appointed Mr. Advait as the digital marketing head. लो जी, डिजिटल मार्केटिंग का एक डिपार्टमेंट बनाया है. Mr. Kyansh as the head of backend department, एक backend डिपार्टमेंट है. Mr. Nirved headed the graphic designing department, एक graphic designing डिपार्टमेंट है. अब देखो बच्चों, इसके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स किस बेसिस पे बन रहे हैं? काम के बेसिस पे. कंपनी तो डिजिटल काम कर रही है सारी, बहुत सारी मल्टी प्रोडक्ट तो बना नहीं रही. तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर कंपनी के द्वारा अडॉप्ट किया गया है वो है फंक्शनल स्ट्रक्चर. फिर आप फंक्शनल स्ट्रक्चर के बता दोगे कि भैया फंक्शनल स्ट्रक्चर वो होता है जिसके अंदर सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स है वो फंक्शंस के बेसिस पे बनाए जाते हैं. अब उसके बारे में आगे क्या लिखा हुआ है देखो, हमें इसके दो बेनिफिट्स बताने हैं. हमें कौन सा स्पेशलाइजेशन मिलता है, पहले तो आप स्पेशलाइजेशन लिख दोगे. इसमें आप लिख दोगे कि हमें क्या देखने को मिलता है. सबसे पहले स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है. सर कौन सा स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, क्योंकि एक इंडिविजुअल एक ही फंक्शन बार बार परफॉर्म करता रहता है तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है. दूसरा हम इसके अंदर बोलेंगे भैया कंट्रोल बना रहता है, क्योंकि सब कुछ बहुत वेल डिफाइंड होता है तो कंट्रोल बना रहता है, ये आप लिख सकते हो. उसके बाद आपको दो लिमिटेशंस बताने हैं. लिमिटेशंस में आप लोग क्या बता सकते हो कि कई बार फोकस रहता है सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर? अपने इंडिविजुअल गोल्स के ऊपर, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पे ध्यान नहीं देते. दूसरा हम लोग लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम्स रहती हैं. तो बच्चों लेकिन जब तुम इसके मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़ोगे ना तो तुम देखोगे मेरिट्स में कोऑर्डिनेशन लिखा होगा और डीमेरिट्स में लिखा होगा कि कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम रहती है. तो देखो वो एक बेनिफिट उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के लिखा जाता है और उसी का डीमेरिट किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जा सकता है. कई बार ऐसा होता है कि एक चीज आपके लिए एडवांटेज भी है, एक ही चीज आपके लिए डिसएडवांटेज भी है. अब आप पॉपुलेशन ही देख लो भारत की पॉपुलेशन पूरे इंडियन इको में आपने पढ़ा कि हर जगह प्रॉब्लम में आया. लेकिन वहीं पे हमारे लिए एडवांटेज भी तो है कि हमारे पास कितना बड़ा मार्केट है, कितने सारे कस्टमर्स है, कितने सारी लेबर है, कितना कुछ हमारे पास अवेलेबल है. तो वही पॉपुलेशन हमारे लिए एडवांटेज भी है, वही पॉपुलेशन हमारे लिए डिसएडवांटेज भी है. तो दोनों ही चीजों में लग सकता है. समझ गए? चलो ये भी क्लियर हो गया बच्चों, आगे चलते हैं. By quoting the lines given above, identify and briefly explain the benefits of concept discussed above. लो जी, पहले तो कॉन्सेप्ट ही ढूंढना पड़ेगा, फिर उसके बेनिफिट्स बता रहे हैं. जोजो एंड जोजो इज अ कंपनी नोन फॉर इट्स कंज्यूमर बिजनेस ऑफ बेबी ऑयल. अच्छा जी, बेबी ऑयल बनाते हैं and bandages, but many people do not know that the company also runs a medical device and diagnostic business as well as a pharmaceutical company. इसका मतलब बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत कुछ करती है. with more than 1,80,000 employees. भाई साहब बहुत ही बड़ी कंपनी है भाई, 1,80,000 employees से ज़्यादा लोग हैं इसके अंदर. the company has chosen to share decision making authority with the lower levels. कंपनी ने चूज करा कि हम डिसीजन मेकिंग लोअर लेवल तक लेके जाएंगे. देखो बच्चों, जब भी इतनी बड़ी कंपनी हो जाती है ना तो आपको डिसीजन मेकिंग लोअर लेवल तक ले जानी ही पड़ती है. इतने सारे लोग हैं, टॉप लेवल बैठ के कैसे कर लेगा? आपको हर लेवल पे डिसीजन मेकिंग बांटनी ही पड़ेगी. कौन सा कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है? डिसेंट्रलाइजेशन. इसको हम क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन है बच्चों. आगे देखो क्या लिखा हुआ है. देयरफॉर द रिस्पॉन्स डजंट टेक टाइम, प्लेस इट नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ एक्शन. तो रिस्पॉन्स क्विक आ जाता है. ठीक है, यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज भी है, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है. राइट, दिस प्रोपगेट्स द बिलीफ दैट पीपल आर कॉम्पिटेंट, केपेबल एंड रिसोर्सफुल हु कैन गेट अ चांस टू प्रूव देयर एबिलिटीज. ये भी इसका एक एडवांटेज है कि आप फ्यूचर टैलेंट तैयार कर रहे हो, फ्यूचर मैनेजर्स तैयार कर रहे हो, ये भी एडवांटेज है. and enables the company in identifying those executives who have the necessary potential. ये तो हो ही चुका है. So that the checking required on the decision taking by lower level of management is the least. This makes possible to evaluate performance at each level and each department can be individually held accountable for the results. Accountability भी आप लगा सकते हो. Quoting the lines given above, identify and briefly explain the benefits of the concept. बेनिफिट्स आप कोट करते हुए, लाइंस कोट करते हुए बताओ. ठीक है, तो हम बेनिफिट्स में क्या क्या बता देंगे? पहले तो आप यहां से बताओगे कि ये डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है. फिर मैंने आपको लाइंस में बताया जैसे कि द रिस्पॉन्स डजंट टेक टाइम, यानी कि क्विक डिसीजन मेकिंग, क्विक रिस्पॉन्स आता है. उसके बाद आप इस वाली लाइन से बता सकते हो people are competent, capable and resourceful who can get a chance to prove their abilities and enables the company identify those executives who have the necessary potential to become dynamic leaders, developing future talent,
डेवलपिंग फ्यूचर लीडर्स, ये आप इसके अंदर लिख सकते हो। उसके साथ साथ आप लोग लिख सकते हो कि आपको हर लेवल पे मौका मिलता है डिसीजन मेकिंग शेयर करने का, तो हर लेवल में से आप देख सकते हो कौन काम अच्छा कर रहा है, कौन काम बुरा कर रहा है। अकाउंटेबिलिटी डिफाइन करनी आसान है। इट मेक्स इट पॉसिबल टू इवैल्यूएट कर सकते हो, एंड ईच डिपार्टमेंट कैन इंडिविजुअली बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द रिजल्ट्स। ये बच्चों यहाँ पे हम बेनिफिट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट बता देंगे। ठीक है जी, चलो सर आगे क्या आ रहा है हमारे पास, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। लो जी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अनडाउटेडली एम्पावर्स एन एम्प्लॉई टू एक्ट फॉर ए सुपीरियर। बिल्कुल सही है। डेलीगेशन में एक एम्प्लॉई को मौका मिलता है कि वो अपने सुपीरियर की जगह पे काम करे, अच्छे तरीके से वो पोजीशन देखे, फील करे और फ्यूचर के लिए रेडी रहे उस पोजीशन के लिए, है ना। बट द सुपीरियर वुड स्टिल बी अकाउंटेबल फॉर द आउटकम। लेकिन वो जो भी काम करेगा अकाउंटेबल यानी जवाबदेही अभी भी सुपीरियर की ही होगी। आगे लिखा हुआ है, एक्सप्लेन करो द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन डिस्कस्ड अबव। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं भैया? देखो 3 एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर। कौन कौन से? सबसे पहले अथॉरिटी, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास 3 मेजर एलिमेंट्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं? द फर्स्ट वन इज अथॉरिटी, द सेकंड वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, द थर्ड वन इज अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी क्या होता है? पावर टू टेक डिसीजंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? कि आपको जो भी काम दिया गया है, यानी कि आपको जिम्मेदारी लेनी है ना, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ गिवन टास्क। और अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम, आपको जवाबदेही भी रखनी है, राइट। ये हमारे पास डेलीगेशन के एलिमेंट्स में आ जाएगा। इसके बाद क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल द लेवल्स। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट गिव द मीनिंग ऑफ एंड डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ पे बच्चों आप बता सकते हो कि डेलीगेशन इज द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, और डिसेंट्रलाइजेशन होता है जब आप अथॉरिटी ट्रांसफर कर देते हो थ्रू आउट द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि डेलीगेशन बस 2 ही लोगों के बीच में होता है, डिसेंट्रलाइजेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन तक जाता है। डेलीगेशन एक छोटा कॉन्सेप्ट हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन एक बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया। तो काफी सारे इसके अंदर डिफरेंसेस आप लोग लिख सकते हो और आपका आंसर बढ़िया बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्या दिया है सर? कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द अबव पैरा, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स डिस्कस्ड। ओके, कौन कौन से टाइप ऑफ प्लान्स है वो हमें अब इसमें से ढूंढने हैं। बच्चों कितने प्लान्स होते हैं याद है? PPP रोम्बस, पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रोग्राम, रूल्स, ऑब्जेक्टिव, मेथड, बजट, स्ट्रैटेजी। सही है, ये 8 ही होते हैं। चलो आओ देखते हैं। मधु completed her degree in food technology. She worked sometime in a company manufacturing क्या बनाती है? चटनी, पिकल, मुरब्बा। ओके, She was not happy in the company. ठीक है, की पॉइंटर्स हमेशा अंडरलाइन करा करो। वो कंपनी में ज्यादा खुश नहीं थी, उसने बोला मैं अपनी खुद की कंपनी बनाऊंगी। ठीक है, she set the objective and the targets and formulated action plans to achieve the same. One of her objective was to earn 10% of the profit. लो जी, 10% प्रॉफिट कमाना चाहती है, तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव, ये ओ। ठीक है, आगे क्या लिखा है? It was decided that raw material like fruits, vegetables, spices will be purchased on 3 months credit. उधार पे वो ये सामान खरीदेगी। उधार पे खरीदना उसकी पॉलिसी है, that is policy. ठीक है, ओके। She also decided to follow the steps required for marketing of the product through her own outlets. ठीक है, उसने बोला कि मैं steps को follow करूंगी। आगे लिखा है, She appointed Mohan as a production manager who decides the exact manner. किसी भी चीज का exact manner बताना is procedure. ये बच्चों procedure आ गया। Which the production activities are to be carried on. Mohan also prepared a statement showing the number of workers that will be required in the factory. कितने workers की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पूरा statement बनाया। ओके, ठीक है।
एक स्टेटमेंट बनाया जिसमें बहुत क्लियरली लिखा था कि कितने नंबर ऑफ वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। मधु इन्फॉर्म मोहन अबाउट हर सेल्स टारगेट, क्या सेल्स टारगेट रहेगा फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स एरिया वाइज फॉर द फोर्थ कमिंग क्वार्टर। वाइल वर्किंग ऑन द प्रोडक्शन टेबल अ पेनल्टी ऑफ 100 पर डे फॉर नॉट वेयरिंग द कैप्स। कैप्स, ग्लव्स, एप्रन्स नहीं पहनोगे तो पेनल्टी भी लगेगी, ये रूल है। ये जो बच्चों एक स्टेटमेंट बनाया था, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट कि कितने नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए होंगे, ये उसका बजट बनाएगा उस हिसाब से। ये बजट है तो बजट भी हो गया, रूल भी हो गया, मेथड की बात नहीं हुई, स्ट्रैटेजी की बात नहीं हुई, प्रोग्राम की बात नहीं हुई। तो यहाँ पे 5 आप लिख सकते हो, बजट, पॉलिसी, रूल, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर। ये 5 बच्चों हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। ओके, चलो सर अगला क्या है। मिस्टर अक्षय आइडेंटिफाई एंड स्टेट द कंज्यूमर राइट वायलेटेड। कौन सा कंज्यूमर राइट वायलेट हुआ है एंड एक्सप्लेन द राइट एक्सरसाइज्ड बाय अक्षय। ठीक है जी। अक्षय एक 20-year-old कॉलेज स्टूडेंट है, उसने एक बुक खरीदी ऑनलाइन XYZ प्राइवेट लिमिटेड से। ओके अक्षय एक 20 साल का कॉलेज स्टूडेंट है जिसने एक बुक खरीदी है बच्चों ऑनलाइन। जब वो डिलीवर हुई ही नोटिस दैट देयर वाज नो MRP। ओके, MRP नहीं था, तो कौन सा राइट वायलेट हो रहा है, मुझे यहीं से पता चल रहा है, राइट टू इंफॉर्मेशन। जानकारी अगर नहीं है ना तो राइट टू इंफॉर्मेशन वायलेट हो रहा है। ठीक है, उसने इंटरनेट पे देखा और ये देखा कि बुक अलग अलग जगह अलग अलग प्राइसेस में बेच रहे हैं वो। ही फाइल्ड अ केस इन द डिस्ट्रिक्ट फॉरम। डिस्ट्रिक्ट फॉरम में उसने केस किया जाके। कोर्ट हेल्ड इन फेवर ऑफ अक्षय। कोर्ट ने अक्षय को वहां पे जिताया और अवार्ड दिया उसको कंपनसेशन 10,000 रुपए का। तो बच्चों देखो, अगर उसने कौन सा राइट, देखो उसने जाके कंप्लेन करी, कंप्लेन करने से उसको रिवॉर्ड मिला। तो ये जो कंप्लेन करने वाला केस होता है ना, इसको हम बोलते हैं राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल। तो पहला वाला राइट टू इंफॉर्मेशन आ जाएगा बच्चों और दूसरा वाला आ जाएगा राइट टू सीक रिड्रेसल। चलो भाई यहां पे बताओ सर क्या लिखना है इसके अंदर, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जल्दी से। मयंक परचेज अ पैक ऑफ चॉकलेट्स ऑफ अ रिनोन्ड ब्रांड। चॉकलेट्स खरीदी फॉर हिज डॉटर फ्रॉम अ शॉप इन द नियर बाय मार्केट। आफ्टर कंज्यूमिंग द चॉकलेट्स हिज डॉटर फेल सिक। ठीक है, बच्ची की तबीयत खराब हो गई। ही फाइल्ड अ केस विद द डिस्ट्रिक्ट फॉरम अगेंस्ट द रिनोन्ड ब्रांड। ही लॉस्ट द केस। वो केस हार गया। क्यों हार गया? बिकॉज ऑफ अ मिस्टेक दैट ही कुड नॉट प्रोवाइड द प्रूफ ऑफ परचेज। कंपनी ने बोला भैया इसने तो हमारे से चॉकलेट खरीदी नहीं है, हमने तो इसको बेची नहीं, अगर खरीदी है तो भाई सबूत दे दो। ठीक है, उसके पास कोई सबूत नहीं था, उसने कोई इनवॉइस नहीं लिया होगा, गलती कर दी। राइट, व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड बाय अ कंज्यूमर व्हाइल परचेजिंग, यूजिंग एंड कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम अवॉइडिंग द मिस्टेक committed by Mayank in order to enable him to achieve the objective of consumer protection। 4 पॉइंट्स बताओ अदर देन जो इसने गलती करी है। देखो इसने गलती क्या करी है, इसने गलती करी है कि इसने कैश मेमो नहीं लिया है ना, प्रूफ ऑफ परचेज नहीं लिया। इसके अलावा 4 पॉइंट्स कौन से हैं? आप कॉशियस कंज्यूमर बनो, यानी समझदारी से खरीदारी करो। क्वालिटी कॉन्शियस बनो, अच्छा सामान ही खरीदो। आप अपने राइट्स को एजुकेशन के साथ पढ़ो अच्छे तरीके से। यू हैव टू बी अवेयर अबाउट द राइट्स, कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, उसके साथ साथ आप और किस चीज़ का ध्यान रख सकते हो? सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स ना खरीदो। आप किसी भी फेक एडवर्टीजमेंट पे भरोसा ना करो। हर चीज़ 2-3 बार वेरीफाई करके लो। आप हर प्रोडक्ट ISI मार्क्ड लो। तो ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो आप अगेंस्ट केस करो ज़रूर कंपनी के, सेलर के। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कंसिडर करनी है एज अ कंज्यूमर, उनका ध्यान रखना है। ठीक है, 4 बताने हैं, कोई भी 4 लिख सकते हो। चलो भाई आगे आ जाते हैं फटाफट से। क्या लिखा है यहाँ पे? Rita Sharma, who works as a guard in a school, purchased 2 shirts for rupees 460 each for her son. When she went back home, she realized that the shirt was small in size for her son. She decided to ask for the return of money or exchange of the shirt with an appropriate size. But the store owner refused to return the money or exchange. उसने कहा ना पैसा वापस मिलेगा ना exchange होगी. Rita Sharma was disheartened. Her friend advised her to go to Seva Sadan, an autonomous voluntary organization working for protection of the consumer welfare। बहुत अच्छे ये एक organization के पास पहुंच गई है। Organization helped her by explaining to her the legal procedure as well as educated her about her rights as a consumer and helped her in filing the complaint and getting relief।
With the help of an organization, Rita was able to get her money back from the store. Enumerate the rights of a consumer which Rita Sharma was able to exercise with the help of a voluntary organization. कौन से राइट है जो वो एक्सरसाइज कर पाई, किसकी मदद से? ऑर्गेनाइजेशन की मदद से। तो देखो इसने कौन कौन से राइट एक्सरसाइज करे यार। सबसे पहले तो पहले उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, अब उसकी सुनवाई होगी, वो कंप्लेन कर सकती है, तो राइट टू बी हर्ड। दूसरा, उसको जो कंपनसेशन नहीं मिल रहा था उसको वो कंपनसेशन भी मिल गया, शर्ट भी चेंज हो गई, दैट इज राइट टू सीक रिड्रेसल। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की मदद से, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? द राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर विच रीता शर्मा वाज एबल टू एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन ने उसके साथ साथ उसको एजुकेटेड भी कर दिया, उसके राइट्स के बारे में भी उसको बता दिया। तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। चलो अब चलते हैं जल्दी से आगे, ये डन है हमारे पास। अगला सवाल क्या है सर? आरुषि बाइज अ पैकेट ऑफ ड्राई केक, अच्छा जी, फ्रॉम अ केक शॉप विदाउट आस्किंग फॉर द बिल। बिल उसने मांगा ही नहीं। द पैक डज नॉट बियर एनी इंफॉर्मेशन अदर देन द नेम ऑफ द शॉप, उस पर कुछ लिखा भी नहीं था, कोई भी जानकारी नहीं थी। आफ्टर रीचिंग होम शी फाइंड्स दैट द केक टू बी स्टेल, खराब निकला केक। कौन सा राइट है जो वॉयलेट हुआ है उसका? भैया जो राइट वॉयलेट हुआ है वो है राइट टू बी इन्फॉर्मेशन या राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। स्टेट एनी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट अ कंज्यूमर मस्ट कीप इन माइंड व्हाइल परचेजिंग द गुड। एक कंज्यूमर को कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने दिमाग में रखनी चाहिए यार? फिर से अभी मैंने आपको पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई, कोई भी 3 आप यहाँ पे लिख देना। ओके चलो सर, डन। उसके बाद स्टेट द रिलीफ्स अवेलेबल टू द ग्रीव्ड कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एक कंज्यूमर को क्या क्या रिलीफ अवेलेबल है? रिलीफ में बच्चों सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई सामान खराब है, ठीक है, अगर कोई भी सामान खराब है तो सबसे पहले उसको रिप्लेस किया जाए। तो पहला रिलीफ होता है रिप्लेस। रिप्लेस नहीं हो सकता, ठीक है, रिपेयर हो सकता है, रिपेयर करा दो, रिपेयर हो जाएगा। दोनों ही नहीं हो सकते तो रिफंड कर दो, रिफंड हो जाएंगे। तो ये तीनों तो है ही है। उसके बाद अगर कोई भी इस तरीके की गलत एडवर्टीजमेंट है तो वो हटाओ। इसके बाद अगर कोई उसको नुकसान हुआ है तो उसको कंपनसेशन दिलवाओ। तो इस तरीके के बहुत सारे रिलीफ्स आपको पढ़ाए हैं। जितने भी वो लिखने को बोलेगा उतने आप पॉइंट्स लिख देना। अगर उसने बताया ही नहीं, जैसे यहाँ पे नहीं बताया, तो जितने नंबर का सवाल है, 6 नंबर का है तो 6 पॉइंट्स, 4 नंबर का है तो 4 पॉइंट्स लिख देना, ठीक है। चलो सर, अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट है, अमन अ डिग्री होल्डर इन एंटरप्रेन्योरशिप केम टू नो अबाउट Piplantri village located in Rajasthan, where in 2006 an initiative was started in which 111 trees are planted every time a girl child is born। क्या बात है यार, बहुत शानदार इनिशिएटिव। To keep termites away from the trees, the villagers have planted 2.5 million aloe vera plants around the trees। बहुत बढ़िया, एलोवेरा भी लगाया उन्होंने साथ साथ। This has turned the village into an oasis as the planting of trees led to higher water levels। Aman decided to visit the village, उसने visit करा, to start a business unit for the processing and marketing of aloe vera into juices, gels and other products। ठीक है जी, अमन भाई को entrepreneurship से डिग्री करी है, उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी, उसने कहा एलोवेरा से बनाएंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। However, on visiting, Aman found that villagers were suffering exploitation at the hands of local merchants। local merchants उनको exploit कर रहे थे, who were engaged in unscrupulous exploitative trade practices like hoarding and black marketing, ठीक है, and also selling unsafe adulterated products to the villagers। After looking at their plight, instead of a business organization, he decided to set up an organization for the protection and promotion of consumer interest। उसने बोला ठीक है भाई, मैं व्यापार नहीं करूंगा, मैं तो कंज्यूमर के हित के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा। स्टेट द फंक्शंस दैट द ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड बाय अमन विल बी परफॉर्मिंग। कौन कौन से फंक्शन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्म करती हैं? तो बहुत सारे फंक्शंस हैं। कंज्यूमर को अवेयर करती हैं, कंज्यूमर के बिहाफ पे केस कर सकती हैं, कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए टाइम टू टाइम पीरियोडिकल्स प्रिंट करती हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज में जाके टेस्टिंग्स करती हैं, सर्वेज करती हैं। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो ये परफॉर्म करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस। इस तरीके के 6 फंक्शंस हमें यहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है बेटा। तो ये एक और सवाल कंज्यूमर प्रोटेक्शन से हो गया। इसके बाद देखो, अब आंसर देख लो। सबसे पहले वाले में प्लानिंग प्रोसेस के स्टेप्स लिखने थे, वो इस तरीके से लिख देंगे। दूसरे वाले में 3 पॉइंट्स को डिफाइन करना था, तीनों को डिफाइन कर देंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। अगले सवाल में बच्चों पॉइंट्स ढूंढने थे, वो लिख दिया हमने। अगले वाले सवाल में कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने थे, लिमिटेशंस लिखनी थी, कोई कोई भी चलेंगी, 2 3 3। अगले क्वेश्चन में बच्चों देखो, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग जो मैंने आपको ढूंढ के दी वो आप दिखा सकते थे, ठीक है। उसके बाद
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमने फंक्शनल देखा था, उसके बेनिफिट्स और डीमेरिट्स लिखने थे। उसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आ गया। उसके बाद आया बेटा जी 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, ये भी हमने पढ़े। फिर हमने डिफरेंस देखा डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन का, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद बेटा जी टाइप्स ऑफ प्लान्स जो हमने ढूंढे थे, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, बजट, रूल। देन राइट्स के ऊपर क्वेश्चन आया था। उसके बाद बच्चों कंज्यूमर को क्या क्या ध्यान रखना है, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे सवाल आया था। देन वी हैव राइट्स अगेन। उसके बाद कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोई भी 2 लिखनी थी। देन नेक्स्ट इज कहाँ कहाँ पे क्या क्या डायरेक्शन दे सकता है कोर्ट, ये भी मैंने आपको बताया। उसके बाद लास्ट में फिर से एनजीओ के फंक्शंस। तो ये थे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कहाँ से पढ़े हमने? कंज्यूमर प्रोटेक्शन में से। दूसरा हमने पढ़े ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम प्लानिंग। तीसरा हमने पढ़े ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसके अंदर कवर करी। काफ़ी सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। आप अपना रिविज़न अच्छा रखना। अभी आज आपको मेन 3 चैप्टर्स तैयार करने हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बट प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का भी एक रात को रिवीजन जरूर लेना है। ठीक है, फिर हम उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं और अपने सिलेबस को बहुत आगे लेके चल जाते हैं। अगर आपने पढ़ाई इसी शेड्यूल के हिसाब से करी है तो बेटा आधा सिलेबस आज रात तक हो जाएगा। करनी है कैसे भी करके। राइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।